श्रोता नमस्कार। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार श्रोताओं के साथ साझा की और ढेर सारे विषयों पर बातचीत की। आज की मन की बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार निशिकांत खजूरिया जी। निशिकांत, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि थैंक यू। आज हमने सुबह मन की बात सुना और प्रधानमंत्री ने जिन जिन विषयों पर बात की उसके बारे में चर्चा आज हम करेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी को बर्थडे विश करते हुए और आज बिल्कुल। क्योंकि हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं उसके साथ की। मैं जी, चाहूँगा कि आज खेल दिवस के अवसर पर उनका ध्यान करना, उनको याद करना कितना ज़रूरी है अपने इधर खेलों को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा और प्रधानमंत्री जी ने बहुत एप्रोप्रिएटली जो था वो शुरुआत की अपने मन की बात की मेजर ध्यानचंद जी का नाम लेकर कि मेजर ध्यानचंद जो हैं वो हर आदमी के दिल में बसे हैं और जी। ख़ासकर इस वक्त उनकी रेलिवेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि रिसेंटली खेल रत्न जो अवार्ड जो है उसका जी, नाम जी, भी जी, उन्होंने जी। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर जी रखा हाँ। और लोगों में एक बहुत बड़ा एक वेलकम किया गया जी उस हाँ। चीज़ को लेकर। तो इससे साफ दिखता है कि मेजर ध्यानचंद जी की इंपॉर्टेंस कितनी है, उन्होंने खेल के लिए क्या किया, भारत का नाम किस तरीके से रोशन किया और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस बात को याद दिलाया कि आज 40 साल के बाद जी। आफ्टर 4 डिकेड्स तो इंडिया हॉकी ने हॉकी इंडिया में हॉकी में और जो है वो जबकि मेडल हमारी जीता। वो राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल खेल उसको है हॉकी। कंसीडर किया जी। जाता है उसको जी। हॉकी को। और उन्होंने कहा कि अगर हम चाहे जितने मर्जी मेडल ले लें लेकिन जब तक हॉकी में मेडल नहीं जी। आएगा तो उसको तसल्ली नहीं इतनी होती। तसल्ली नहीं जी, होती। जी, जी। तो नो डाउट जिस तरीके से भारत की परफॉर्मेंस रही 40 साल के बाद तो वो एक बहुत इनकरेजिंग परफॉर्मेंस थी और इससे एक बहुत बड़ा एक मैसेज गया है ऑल ओवर इंडिया, युवाओं में एक मैसेज गया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज उस बात को याद किया, मेजर ध्यानचंद जी का नाम लेकर जिस तरीके से याद किया, उससे साफ दिखता है कि भारत सरकार की मंशा क्या है। भारत सरकार जो है किस तरीके से खेलों को बढ़ावा देना चाहती है। जो लीजेंडरी जो हमारे जो थे लीजेंड जो थे मेजर ध्यानचंद जैसे लोग, उन लोगों को किस तरीके से याद किया जाता है ताकि एक आम जनता में और ख़ासकर युवाओं में एक मैसेज आए जी। कि खेलों की इम्पोर्टेंस कितनी है जी। हमारे देश के निशिकांत जी, लिए। आपने जैसे बात की कि सरकार ने खेलों की तरफ काफ़ी ध्यान दिया है, तो पिछले 7 सालों में हम देखो खेलों को केंद्र में रखा गया है। एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो खेल रही हैं, चाहे आप खेलो इंडिया अभियान की बात कर लीजिए या फिर फिट इंडिया मूवमेंट है, जिसमें एक खेल स्पर्धाओं, खेल की जो प्रतिभाएं हैं उनको सामने लाने के लिए कोशिश की। तो एक पत्रकार होने के नाते मैं चाहूँगा कि जो भारत में और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर खेलो इंडिया के तहत काम हुआ है और बहुत से ऐसे छुपे हुए खिलाड़ी सामने आए हैं जिनमें सक्षमता थी, प्रतिभा थी, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता था। तो मैं खेलो इंडिया और जम्मू कश्मीर में उसके तहत हुए कामों पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल आपने ठीक कहा जगमुन जी की जिस तरीके से खेलो इंडिया भारत सरकार ने पिछले 7 साल से लगातार खेलो इंडिया या दूसरे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को जिस तरीके से प्रमोट किया, उनके लिए एक खुलकर जो था वो फंडिंग जो थी वो करनी थी सरकार की तरफ से वो की गई। तो उसी सब का परिणाम हमें ये मिला। आपने ओलंपिक्स में देखा होगा भारत ने पहली बार जो थे वो 7 मेडल ली। हालांकि जी। हम इसे बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं कह सकते क्योंकि 130 करोड़ की आबादी वाला मुल्क जो है वहाँ 7 मेडल लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी। लेकिन अगर हम पास रिकॉर्ड देखें, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पहली तो बार है ऐसा पहली कि। बार ऐसा हुआ है। जी। अदरवाइज़ भारत के पास कभी 1 मेडल या 2 मेडल और कई बार तो कुछ भी नहीं मिलता जी हाँ। था। और हॉकी में हमने 40 साल के बाद मेडल लिया। जी। और हॉकी को छोड़कर बाकी इंडिविजुअल गेम में भी अगर देखा जाए तो भारत की परफॉर्मेंस कहीं पर भी नहीं दिखाई देती थी। जी। कभी कभार कोई 1 मेडल आ गया या 2 मेडल आ गए तो हम उसी में अपनी खुशी मना लेते थे कि बहुत बड़ी हमने अचीवमेंट हासिल करी। लेकिन ये पहली बार हुआ कि ओलंपिक के इतिहास में कि भारत ने 7 मेडल जो हैं वो लिए हैं। जी। तो ये 7 मेडल जो थे वो एकदम से नहीं आए जी। या कोई 2 दिन की तैयारी से नहीं आए। नो डाउट जो प्लेयर्स थे उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके पीछे जो पिछले 7 साल से एक स्ट्रेटजी चली आ रही थी भारत सरकार की तरफ से, जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा था स्पोर्ट्स को। आपने खेलो इंडिया का नाम लिया, खेलो इंडिया के तहत जिस तरीके से गांव-गांव से लोगों को किया गया, उनको इनकरेज पंचायत किया, लेवल पर, पंचायत ब्लॉक लेवल लेवल पर पर, उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन करवाकर कॉम्पिटिशन्स उन होते। लोगों को सामने लाया। हालांकि थोड़ी बहुत कमी जो थी वो मेरे ख्याल से एक रह गई, इसमें कोविड की वजह से कई जी। रुकावट आई। जी। खेलो इंडिया के जो प्रोग्राम था, क्योंकि अब 1 साल से उसने ज़्यादा उसको करना था, मोमेंटम लेना था, लेकिन पिछले 1 साल से कोविड की वजह से उसमें ज़्यादा वो प्रोग्रेस नहीं हो पाई। जी। तो शायद मैं कहता हूँ कि अगर कोविड नहीं होता तो भारत की मेडल टैली भी ज़्यादा होती, जी। मे बी डबल और भी देखिए, होती आपने इससे। कहा कि 130-135 करोड़ की आबादी का हम देश हैं और इस बार जो हमारे मेडल आए हैं 7 मेडल, उनमें से अगर पीवी सिंधु को छोड़ दें तो बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं सबकी बैकग्राउंड ऐसी रही है कि वो
कठिनाइयों का, आर्थिक बिल्कुल। परिस्थितियां उनकी अच्छी नहीं थी, उन परिस्थितियों में रहते हुए उन्होंने स्ट्रगल किया और आगे आए हैं। तो बिल्कुल, आपके अंदर अगर हुनर है, आपको मौका कहीं भी मिल सकता है, आपको प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा और होनी चाहिए। सरकार की तरफ से अगर आपको सहूलियात जो हैं वो मिल रही हैं, तो देन फॉर यू ओनली स्काई इज द लिमिट, यू कैन डू वंडर्स किसी भी बिल्कुल, क्षेत्र में। बिल्कुल, बिल्कुल। और जी, सरकार की तरफ से जिस तरीके से इनकरेज किया जा रहा है, इससे एक मैसेज आता है जी, कि गाँव में निचले स्तर तक कि प्लेयर जो है उनको उनको लगता है कि अगर मेरी परफॉर्मेंस होगी तो सरकार मुझे प्रमोट करेगी। जी। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आगे आकर आपको ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है खेलों के इनसे। साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने आज एक और चीज का जिक्र किया कि खेलों की वजह से और उसके अलावा भी लोगों का, परिवारों का, माता पिता का एक जो नजरिया है बदल रहा है काम को लेकर के। उन्हें कहा है कि बड़े अच्छे वेल ऑफ फैमिलीज के भी बच्चे आज जो हैं वो कुछ हटके करना चाहते हैं, लीग से हटके करना चाहते हैं, अपना वो बिल्कुल, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। बच्चों के अंदर ये भावना आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रही है कि हमें पढ़कर सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं भागना है। तो ये भावना पैदा होना कितना पॉजिटिव लगता है आपको, अगर नौजवानों में ये भावना है कि हम कुछ नया करके दिखाएं, कुछ हटके करके दिखाएं, अपने दम पे करके दिखाएं? बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि अभी खासकर युवाओं में एक भावना जो आ रही है कि हमें एक जो ट्रेडिशनल उनका जो चला आ रहा था कि हम पूरा परिवार ऐसा करता है, अगर कोई बिजनेस करता है जहाँ को पूरा परिवार नौकरी पेशा है तो अक्सर अब देखा जाता है कि परिवार के सब लोग कहते हैं कि भाई आपने भी अब आगे पढ़कर तो नौकरी करनी है। जी, लेकिन जो हमारी जो युवा पीढ़ी जो है उसमें एक नई चेंज जो है वो देखना, क्योंकि उसका रीज़न जो है कि अवसर जो है सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा प्रदान किए जा रहे हैं। जी, तो अगर जहाँ पर अवसर कम होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, तो लोगों के पास वो चॉइस नहीं बनती। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से सरकार ने पिछले 4-5 साल से काम किया है स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमारे सामने हैं आज की डेट में, तो हमारे युवा जो हैं उनको लगता है कि हम एक वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने हैं और वो उन नई चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं। इवन कि इसमें स्पोर्ट्स भी एक चीज़ हम कह सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्पोर्ट्स में भी हमारी अपार संभावनाएं जो हैं वो जुड़ी हैं। जी, आपने देखा हो कि आपने देखा कि इतने सारे हीरोज़ की आज सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़ैन फॉलोइंग जो है उसकी नीरज चोपड़ा जी, की है। नीरज चोपड़ा की है। नीरज जी, चोपड़ा की। जी, और एथलेटिक्स में पहली बार इंडिया ने जो मेडल लिया, जी। उसकी वजह से एथलेटिक्स को प्रमोशन हुई है। और उसकी तरफ बच्चे भी जो, नौजवानों का क्योंकि रुझान बढ़े। अदरवाइज जो नौजवान था वो देखता था कि उसके पास 3-4 गेम्स जो थी वो, आज उसको देखता है कि नहीं एथलेटिक्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जी, हैं, मैं एथलेटिक्स में जाना चाहता हूँ। क्योंकि नौजवान एक उसकी सोच जो है नौजवान की हमेशा बाकी वालों से आगे चलती है, जी, वो कुछ नया करना चाहता है। तो इसी सिलसिले में हमारे स्टार्टअप की बात उन्होंने की कि हमारे स्टार्टअप हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं कि उसमें इतना लुक्रेटिव स्टार्टअप हम उन्हें कह सकते हैं कि इसमें गवर्नमेंट जॉब में उतनी संभावनाएं नहीं है। गवर्नमेंट जॉब, और आने वाले दिनों में मैं ये सोचता हूँ कि आज से 5-10 साल के बाद जो हमारा युवा जो है वो गवर्नमेंट नौकरी की तरफ, गवर्नमेंट सरकारी सर्विस की तरफ नहीं जाएगा। जी, उसकी उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि मैं अपना स्टार्टअप या कोई और ऐसा काम करूं। क्योंकि और मेरे को लगता जैसे कभी ऐसा होता था कि वो गवर्नमेंट सर्विस जो है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती जी। थी। मेरे को लगता है कि आज आज धीरे से धीरे सोच धीरे बदल धीरे रही है और सोच बदल बदलनी भी रही है, चाहिए। बदलनी भी चाहिए और बदल भी रही है। जी, और उसका रीज़न ये है कि सरकार की तरफ से इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। जी, और मेरे को लगता है जिस तरीके से ये सारा एक ऐसा चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, आने वाले दिनों में हमारे युवा जो हैं वो प्रेफर करेंगे स्टार्टअप की तरफ। जी। निशिकांत जी, मोदी जी ने जन्माष्टमी का जिक्र किया, भगवान कृष्ण का जिक्र किया और गीता का जिक्र किया आज के इस प्रोग्राम में। तो उनकी लीलाओं का जिक्र किया और उसके उनकी एक एक लीला जो था, उनके जीवन का एक एक जो घटनाक्रम जिसको हम कह सकते हैं, वो अपने आप में एक संदेश देता है। जी, और भारतीय, हम लोग भारतीय, हम पर तो इसका प्रभाव है ही, इसको हम मानते ही हैं। लेकिन भगवान कृष्ण और गीता को लेकर विदेशों में भी बड़ी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है। जैसा कि उन्हें अपना भालका तीर्थ पर एक कोई आके उनके लिए कोई एक किताब छोड़, एल्बम जैसी छोड़ गए थे बड़े खूबसूरत तरीके से। जब उनको पता चला कि वो एक अमेरिकन लेडी हैं जदुरानी दासी जी, जो कृष्ण भक्त हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए वो छोड़ा, फिर उसके साथ उनकी बातचीत भी आज उन्होंने सुनाई। तो किसी विदेशी जो भारतीय नहीं है, जिसकी जो मूलतः वो भारत से ताल्लुक नहीं रखता, नहीं वो आपकी सोच, आपके देश की परंपराओं के साथ जुड़े तो कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल। एक बहुत मन को विभोर करने वाली बात होती है, जो जी, कि आनंदित करने वाली बात होती है कि जब हमारा कल्चर जो है, हमारी जो पुरानी जो ट्रेडिशंस जो हैं, हमारे रिलीजन, हमारी कल्चर की सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर
के देशों में जाती हैं, तो अगर कोई बाहर का मुल्क उसको अडॉप्ट करता है, अगर वो उसको फॉलो करते हैं, तो दैट मीन्स हमारे कल्चर में कुछ ऐसी बात है, जी, इसलिए वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम अगर हम अपने कल्चर की बड़ाई करें, बड़प्पन करें, तो वो एज यूजुअल लगता है, कोई भी आपने कि स्वाभाविक है कि अपने आप को। अपने घर की बात तो वो करेगा, अपने कल्चर की उसका बड़प्पन करेगा। लेकिन एक बाहर का आदमी जो हमारे कल्चर के बारे में जानता नहीं, वो हमारे कल्चर के बारे में जानना चाहता है, वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझता है और उसकी बात करता है, तो इसका मतलब समझ आता है कि हमारे कल्चर का बड़प्पन कितना है, जी, कितना बड़ा है, और और उसकी सोच कितनी है, उसकी रेलिवेंस जो है आज की डेट में कितनी है। जी, और जैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बात की, तो भगवान श्री कृष्ण मैं समझता हूँ कि उनकी जो फिलॉसफी थी भगवान श्री कृष्ण की, और सबसे बड़ा उनका जो गीता का मैसेज है, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या रीजन के लिए नहीं है। जी, हम उसे ये नहीं कह सकते वो दैट इज मेंट फॉर ओनली फॉर हिंदूज या इंडियंस के लिए नहीं, और जीवन, पूरे जीवन के पूरे लिए, जीवन के लिए, पूरे एक मानव के लिए मानव है, जीवन के लिए मानवता है। के लिए है जी, कि उसकी क्या फिलॉसफी होनी चाहिए, कि उसे इस धरती पर अगर आया है, मानव आया है, तो उसके लिए क्या एम ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके लिए धर्म जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। जी, उसकी धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम धर्म को उसको रिलीजन से जोड़ लें। धर्म का मतलब है ड्यूटीज़। जी, आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आप पैदा हुए, आपकी ड्यूटीज़ आपके पेरेंट्स के लिए हैं, आप बड़े हुए, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, तो आपकी फैमिली के लिए आपकी ड्यूटी है। जब आप फैमिली में रहते हैं तो आपके नेबर्स जो हैं वो आपकी उनके लिए भी उनके ड्यूटीज़ है। प्रति भी आपकी मतलब आप ड्यूटी ये है। नहीं है कि आप एक बड़े अच्छे खासे माहौल में रह रहे हैं तो आपका नेबर जो है वो गरीब परेशान है, होगा, अगर गरीब है, परेशान है। परेशान है, किसी परेशानी में है, तो आपकी ड्यूटी है कि आपने उसकी मदद करनी है। जी, मतलब वो ड्यूटीज़ की बात जो है वो की गई है। अगर आपका शत्रु है, अगर आपके देश के ऊपर कोई विपत्ति आन पड़ी है, तो आपने अपने शत्रु का संहार करना है। जैसे उसका मुकाबला उसका करना है, मुकाबला उस करना है। चैलेंज को मीट जैसे करना जैसे है कामयाबी से। अर्जुन ने कहा कि ये तो सारे मेरे सगे संबंधी हैं, जी, मेरे को जी, नहीं मार सकता, जी, एक राजपाट के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम एक युद्ध के मैदान में हो, जिस सामने जो है तो तुम्हारे शत्रु हैं, ये तुम्हारी ड्यूटी है, जी, ये तुम्हारा धर्म है, तुमने इनको मारना है। जी, अगर तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा। जी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसी वो धर्म विशेष के लिए नहीं है, पूरी मानव जाति पूरी के लिए मानव है जाति कि के लिए एक ड्यूटी जो है वो सच बताई और गई। झूठ के बीच फर्क, अच्छे और बुरे के बिल्कुल, बीच में, अंधेरे और उजाले के बीच का उजाले के फर्क जो बीच है में फर्क, वो गीता वो दिखाती है। गीता दिखाती है, भगवान श्री कृष्ण का मैसेज जो है वो दिखाता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं आज पूरा संसार जो है वो देख रहा है और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। जी, और हम अपना कोई भी पर्व देखते हैं भारत में मनाया जाना, उस पर्व का कोई ना कोई मकसद होता है, और सिर्फ मकसद नहीं होता, सिर्फ ओकेजन नहीं होता, एक संदेश होता है, एक संदेश, गूढ़ संदेश होता है उसमें। तो आज हम देखते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो अपने बेसिक्स से दूर जा रही है, उन सिद्धांतों से दूर जा रही है, उस विचारधारा से दूर जा रही है, तो उसके लिए हमारे त्योहार किस तरह एक रोल प्ले कर सकते हैं उनको वापस उसकी तरफ लाने में। नो डाउट हमारे त्यौहार जो है, हमारे जो ये ओकेजन जो हैं वो हमारे कल्चर को, हमारे रूट्स को वो उसको स्ट्रेंथन करते हैं। हमारी जो पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी, अब उसे नहीं मालूम कि इसकी क्या रेलिवेंस है। तो ये त्यौहार वगैरह जो हैं, जो ऐसे ओकेजन जो है, ये सारे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि वो उन सारी चीज़ों को समझे। जी, हमने रिसेंटली देखा होगा कि योगा का महत्व जो था वो भारत में शुरू हुआ जी, योगा, तो लेकिन वो भारत में ही उसकी वो इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। जी, लेकिन वो योगा बाहर गया, फॉरेन में गया। जी, हम जो पहले बात कर रहे थे ना कि फॉरेन में इस तरीके से भारत की कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फॉरेन में जब उन्होंने योगा की महत्वता को देखा, तो फॉरेन में इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ और भारत में उसको एकदम से जो पॉपुलर किया गया, और आज की डेट में इंटरनेशनल योगा डे जो है जी, वो जी, मनाया जी, जाता है। वो और कितने 190 के करीब मुल्क जो हैं वो इस डे को इस मनाते हैं। डे को मनाते हैं। तो जी, इसकी रेलिवेंस आप समझ सकते हैं कि भारत का कल्चर जो है, भारत की जो संस्कृति जो है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी इनरिच है, कि वो पूरा विश्व जो है उसे अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है जी, कि हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें। और आपने बात की कि हमारे युवाओं को ये सारी चीज़ें जो है वो बताने की, तो इसके लिए सरकार द्वारा तो प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे को लगता है कि इसमें पेरेंट्स, हमारी फैमिलीज़ जो हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। हमारे स्कूल जो हैं, हमारी स्कूलिंग जो है वो कैसे है, वहाँ पर उन सभी चीज़ों को जिस तरीके से प्रमोट किया जाता है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज आता है। जी, इससे हमारी हार्मनी जो है, हमारा ब्रदरहुड जो है, और हमारे बच्चों को अपने उसको रूट्स को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा एक इसको सहयोग मिलता है। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोरोना के चलते मैं स्वच्छता के बारे में लोगों से इतनी बात नहीं कर पाया, और वो फिर स्वच्छता की तरफ आए। तो स्वच्छता का जो उदाहरण भी उन्होंने दिए, इंदौर का जिक्र किया कि हालांकि स्वच्छ भारत रैंकिंग में फर्स्ट आने के बावजूद भी इंदौर जो है वो थक कर बैठा नहीं है। यूजली क्या होता है कि हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो तसल्ली हो जाती है, बैठ बस जाते हैं। वी आर द बेस्ट। लेकिन वो थका नहीं, उसने एक नया अभियान शुरू किया, वाटर प्लस सिटी, यानी ऐसा शहर
जहाँ पर जो पानी की निकासी होती है वो हम जल स्रोतों में, दरियाओं में जो अर्बन वेस्ट है उसको फेंकने से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये कितनी अच्छी पहल है। निशिकांत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम आज प्रदूषण की समस्या, हम कहते हैं कि पानी गंदा आ रहा है, लेकिन हम अपने फैक्ट्रीज का वेस्ट, घरों का वेस्ट और तरह का जो भी वेस्ट है वो सीधे हम दरियाओं को अर्पित कर देते हैं। तो ये पहल कितनी अच्छी है जो इंदौर की प्रधानमंत्री ने जिक्र किया जिनका। इसमें मैं जगमोहन जी एक बात कहूँगा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल हो गए उन्हें प्रधानमंत्री बने हुए, इस सरकार को दूसरा टेन्योर इनका चल रहा है। तो इनकी कहने को तो सरकार की तरफ से बहुत सारी अचीवमेंट्स गिनी जाती हैं। अभी हमने खेलो इंडिया की बात की, वो भी इसी सरकार की एक अचीवमेंट थी, और भी बहुत सारी लेकिन मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो थी ना, वो उस भारत सरकार की वो ये रही कि इसने जो स्वच्छ भारत अभियान जो था ना, किसी सरकार ने इससे पहले इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, स्वच्छता की तरफ। मेरे को याद है कि ये बहुत सारे हमारे फॉरेन के जो डेलीगेट्स आते थे, जहाँ कई बार कुछ जर्नलिस्ट आते थे बाहर से, तो वे एक बात अक्सर कहते थे कि भारत में इतनी गंदगी क्यों है। जी तो हमारे लिए उनको ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता था कि जी क्यों, क्या रीज़न है कि ऐसे नालियों में ऐसे वेस्ट जो है वो बह रहा है, सड़कों पर ऐसी गंदगी फैली है। तो हम उनको और बड़ा 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 खुले में बड़ा शौच जाना एक। खुले में शो जाना, और वो मतलब वो फॉरेनर जो आते थे वो बड़े कन्फ्यूज रहते थे कि आफ्टर क्या रीज़न है इसका। और वो ऐसा नहीं है कि एक किसी एक लोकेलिटी में या कहीं किसी एक एरिया या किसी एक वो पूरे भारत की बात करते थे। आफ्टर ऑल क्या रीज़न है, तो हमें उनको एक्सप्लेन करना। तो कई बार हम कहते थे कि ये नहीं, भारत इतने साल गुलाम रहा, ऐसा रहा, गरीबी थी। तो वो कहते थे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, गरीब होने से क्या फ़र्क पड़ता है कि आप अपने गंदगी आसपास फैलाना शुरू गंदगी कर दो। फैलाना शुरू कर दो। तो हमारे लिए खुद एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता था। और शायद ये पहली बार किसी सरकार ने इस बात की महत्वता को समझा, कि स्वच्छता की महत्वता को समझा। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन ये अनाउंस किया तो हमें लगा कि एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेप, हालांकि हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेस अभी अचीव करनी चाहिए वो अभी नहीं है, लेकिन एक इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। तो और इस इनिशिएटिव को हमें और आगे बढ़ाना है। जैसे उन्होंने, आपने इंदौर की बात की, और मधुबनी का उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनकी पहल पर एक ऐसा अभियान चलाया गया है जिसको सुखेत सुखेत का नाम उन्होंने दिया हुआ है। तो उसमें जो भी आप किसान हैं या वेस्ट कोई भी हैं, आप अपने घरों का वेस्ट, अपने खेतों का वेस्ट वहाँ पर ले आइए, डंप करिए, और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं कि सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं, और उस वेस्ट को वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो छोटी छोटी पहले हम अपने लेवल पे शुरू कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने कहा सबका प्रयास, ये सबके प्रयास से ही होगा। और आपने देखा होगा कि ये अब जो एक लोगों में एक अवेयरनेस जो है इसके लिए बहुत बड़ी आ चुकी है। और खासकर मैं देखता हूँ ना, हमारी युवा पीढ़ी जो है, हमारे बच्चे, हो सकता है आप किसी बड़े को देखेंगे कि कहीं गंदगी ऐसे फेंकते हुए, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा देखेगा तो वो उसको रोक देता है कि पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं करोगे, वहाँ डस्टबिन में फेंको। तो एक बहुत बड़ी सोच जो है ना, वो एक बदलाव जो है वो आ रहा है हमारे लोगों के बीच में, हमारे खासकर हमारे बच्चों के बीच में। और सरकार की तरफ से जो जैसा इनिशिएटिव लिया गया, मेरे को लगता है आने वाले दिनों में जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। जैसे उन्होंने 1-2 जगह का उदाहरण दिया, ऐसी चीज़ें, ऐसे इनिशिएटिव हमें और बाकी जगह पर भी बहुत जल्दी हमें और देखने मन को की मिलेगा। बात के माध्यम से हमें बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं जो औरों के लिए प्रेरणा बनती हैं। अगर मान लीजिए आप कोई एक नया रास्ता, एक नया अच्छा तरीका इख्तियार करते हैं, तो जब मन की बात में उसका प्रसारण होता है तो ऑल कई ओवर इंडिया दसों हजारों लोगों के लिए वो प्रेरणा बन जाता है। जैसा उन्होंने काजीरंगाल पंचायत तमिलनाडु की, उसका जो जिक्र किया, वहाँ पर पंचायत के मकामी लोगों ने मिलकर कचरे से बिजली बनाने की पहल की है। तो पहल करने में कोई शर्म नहीं है, कोई बहुत बड़ा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, पहल कीजिए। और सरकार की तरफ से बहुत सारे तौर तरीके हैं जो आपको मदद भी कर सकते हैं, आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने, आज हम बातें कर रहे हैं भारतीयता की, तो उन्होंने संस्कृत भाषा की भी बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह आरजे जो रेडियो जॉकीज होते हैं, उनका एक ग्रुप है जिसमें आरजे नीलम है, आरजे गुरु है, आरजे हेतल है, आरजे गंगा है, वो मिलकर जहाँ पर हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ पर ये आरजे अपने लोकल रेडियो स्टेशन के जरिए संस्कृत का प्रचार करते हैं, संस्कृत सिखाते हैं और साथ ही साथ गाइड का काम भी करते हैं। तो ये अपनी संस्कृत भाषा को और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये आरजेज की कितनी बड़ी पहल आप देखते हैं। बहुत बड़ी पहल। और जिस तरीके से ये ऐसा इनिशिएटिव प्रधानमंत्री ने बोला, और आपने पहले खुद बात की कि अगर प्रधानमंत्री अगर मन की बात में किसी बात का जिक्र करते हैं तो एक मैसेज आता है ऑल ओवर इंडिया। और जिस तरीके से इनिशिएटिव ये लिया गया, आरजेएस द्वारा लिया गया, हमारी संस्कृति को, हमारी संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए। इससे पहले हम बात कर रहे थे संस्कृति को, जी,
कि हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति जो है वो किस तरीके से बाहर जो लोग जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा एक चीज़ जो थी वो संस्कृत भाषा, जो हमारी मूल भाषा है जी। पूरे हिंदुस्तान की, वो हम इसका रीज़न ये कह लें कि भारत एक पिछड़ा देश था, एक गुलामी की वजह, कई साल तक गुलाम रहने की वजह से हमारी जो थी वो संस्कृत के लिए जो जिस तरीके से उसको प्रमोट किया जाना था वो नहीं बाद किया की गया। सरकारों ने भी नहीं किया। लेकिन अब भारत सरकार द्वारा एक इनिशिएटिव, और आपने देखा होगा आप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें भी इन्होंने इसका एक स्पेशल मेंशन किया है कि जी। इसको संस्कृत को किस तरीके से प्रमोट किया जाए। जी। जब तक आप संस्कृत को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक आप लोग जो हैं वो संस्कृत नहीं सीखेंगे तक, क्योंकि हमारे सारे के सारे पुराने ग्रंथ जो हैं हिंदुस्तान के, जो सारे के सारे पुरानी जो रचनाएं हैं वो संस्कृत में हैं। जब तक वो रचनाएं जो हैं, वो ग्रंथ जो हैं वो लोगों को तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो आपके पास आपका खजाना जो है आपका क्या है, आपके पास ज्ञान का जो भंडार है वो आम लोगों वो तक नहीं आम पहुंच लोगों पाएगा। तक नहीं पहुंचेगा। और कितनी अच्छी उन्होंने बात की और उदाहरण देकर बताया कि संस्कृत भाषा से प्रेरित होकर लोग आयरलैंड में सिखा रहे हैं। बिल्कुल। थाईलैंड का उनको जिक्र किया कि वहाँ पर भी संस्कृत सिखाने के लिए लोगों ने जो है इनिशिएटिव लिया है। रूस की उन्होंने बात की, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग संस्कृत से जुड़ रहे हैं और वो हम भारतीयों से भी ज़्यादा फ्लुएंट और अच्छे तरीके से संस्कृत जो है भाषा बोल रहे बोले हैं। इसमें एक बेसिक चीज़ यही है कि आज तक हमारी सोच जो थी, हमारी सरकारों की सोच जो थी वो यही थी कि संस्कृत एक वो पूजा पाठ की वो भाषा है, पूजा पाठ करने के लिए चाहिए उसको, या कोई ऐसे जो रिचुअल्स जो हैं उसके लिए आपको चाहिए, शादी ब्याह के लिए संस्कृत के 4 मंत्र जो हैं वो संस्कृत बस उस जगह सीमित तक नहीं है। सीमित नहीं है। जी। संस्कृत की वो एक हमारी जो ओरिजिनल भाषा, बाकी सारी भाषाएं जो भारतीय भाषाएं हैं वो संस्कृत से ओरिजिनेट हुई हैं। जी। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। और हमारे सारे तमाम ग्रंथ जो हैं, जी। हमारे पुरानी जो रचनाएं हैं वो सारी की सारी संस्कृत में हैं। और लेकिन जो सरकार की तरफ भारतीयता जो है, जो भारतीयता जिसकी हम बात करते हैं, जो दुनिया को एक कुटुंब मानती है, पूरे संसार को एक परिवार मानती है, उसके जो बेसिक ख्यालात हैं वो संस्कृत के वो माध्यम सारे से ही दूर संस्कृत तक के जा माध्यम सकते से। हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये आज की डेट में जो एस्टैब्लिश हो चुका है कि संस्कृत इज़ मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज। यस। और संस्कृत अगर, और इसमें जो कंप्यूटर में जो है अगर संस्कृत का इस्तेमाल किया जाए तो एक बहुत बड़ा जो है इसको बेनिफिट मिल सकता है। जी। और ये आने वाले दिनों में मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि संस्कृत सरकार की तरफ से जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, संस्कृत की में अपार संभावनाएं हैं, संस्कृत की बहुत सारी जो यूटिलिटीज़ हैं। आपके हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उनको वहाँ पर इतना ज्ञान का भंडार है कि जो अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि वो उसके ऊपर कभी रिसर्च नहीं की गई, कभी सरकार की तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया गया। जी। तो अगर उसके ऊपर रिसर्च की जाए, वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आए, तो हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं जो हैं वो खुल सकती हैं। निशिकांत जी, अभी कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे स्वच्छता की, और आपने कहा कि कभी विदेशों से कोई लोग आते थे तो उनको हम ये एक्सप्लेन करते थे कि यहाँ के लोग नहीं पुराने ज़माने के गुलाम रहे हैं या अनपढ़ हैं, वो सुधर नहीं सकते। एक सोच बन गई थी कि सुधर नहीं सकते। लेकिन पहल आज की है तो आज देखो हर मोहल्ले में लोग बाहर कचरा फेंकने के बजाय डस्टबिन या म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी के आने का इंतजार करते हैं। कोशिश की तो परिवर्तन आया ना। तो उसी तरह हम संस्कृत भाषा को या हिंदी, उर्दू, जो हमारी घर की भाषाएं हैं, उनको उसमें बात करने को हम सोचते थे कि हम आम लगेंगे या अनपढ़ लगेंगे, लेकिन अंग्रेजी में बात करने में हम फख्र महसूस करते थे। जिस तरह स्वच्छता को लेकर हमने कदम बढ़ाया और अपनी सोच बदली, तो ऐसे अपनी भाषाओं पर गुमान करें, गर्व करें, उसका इस्तेमाल करें, उसके लिए और क्या क्या कोशिशें की जानी चाहिए? उसके लिए सबसे बड़ी कोशिश तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई। उन्होंने यूएनओ में अपना भाषण जो था वो हिंदी में, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री कहीं पर भी अगर फॉरेन भी जाते हैं, वहाँ पर भी जब वो बात करते हैं, हालांकि वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, कई बार उन्होंने बात की भी, लेकिन वो प्रेफर करते हैं हमेशा हिंदी में बात करना। जी। तो एक मैसेज आता है कि आपके देश का प्रधानमंत्री जो है वो हिंदी में बात कर रहा है। जी। आपके लोग जो हैं वो नेशनल लीडर्स जो हैं वो हिंदी में बात कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज जो था वो हालांकि इससे पहले जो था वो एक इस तरीके से मैसेज दिया जाता था कि अगर प्रधानमंत्री या कोई दूसरे लोग जो थे वो बड़े डिग्नेटरीज जो हैं वो हमेशा अगर बात करेंगे तो इंग्लिश में ही बात करेंगे। जी। 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 लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा इसको एक जो थी उसको ख़त्म किया गया, उनकी तरफ से एक जैसा इनिशिएटिव लिया गया, तो मेरे को लगता है एक बहुत बड़ी चेंज जो है वो आई होगी। कि आपने देखा कि अभी हमारे जो है अवार्ड सेरेमनीज होती थी, जी हाँ। तो वहाँ पर एंकरिंग जो थी वो इंग्लिश में होती थी। आज से मैं बात कर रहा हूँ 5-6 साल पहले की, 7-8 साल पहले की बात, तो सारा एंकरिंग इंग्लिश में, सारा प्रोसीडिंग जो है उसकी इंग्लिश में। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो मैक्सिमम प्रोग्राम जो हैं उनकी प्रोसीडिंग जो है वो हिंदी में होती हैं। जी। तो एक बहुत बड़ा एक जो है ना
वो एक इनिशिएटिव जो सरकार द्वारा लिए गए वो हमें तो ये दिशा सोच सोच बदलने बदली की है, जरूरत सोच जो है वो बदल बदलने की रही है। जरूरत जी। और हम अपने को दूसरों के सामने व्यक्त तभी कर पाएंगे और दूसरे को अपने से संतुष्ट तभी कर पाएंगे जब हम अपने अपने ऊपर अपने गुमान अपने करेंगे, ऊपर गुमान अपने ऊपर करेंगे। प्राउड फील करेंगे, अपने होने पर, बिल्कुल, अपने अस्तित्व पर आप गर्व बिल्कुल। महसूस करेंगे। जब आप अपनी संस्कृति में, अपनी लैंग्वेज में, आप अपने विचारों को, ओरिजिनल जो आपके पास चीज़ है उसको, उसके ऊपर गर्व करेंगे। जी जब तक आप उधार की चीज़ों पर अगर आप करेंगे, अगर कहीं पर हमें उसी में अपने अपने आप पर ही अगर हमें गर्व महसूस नहीं होगा तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। जी। ये सारी चीज़ें हमें देखनी और पड़ेंगी। अंत में प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती जो आने वाली है उसका जिक्र भी किया जी। और उसको उन्होंने इनोवेशंस और क्रिएटिविटी के साथ जोड़ा। तो मैं चाहूँगा कि आप एक तो विश्वकर्मा जयंती के बारे में और प्लस आगे बढ़ने के लिए इनोवेशंस, नई सोच, नई लीक से हटके काम करना और क्रिएटिविटी, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। भगवान विश्वकर्मा जैसे हम सभी जानते हैं कि वो उनको फादर ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है और उन्होंने इंजीनियरिंग के मार्बल जो अगर आज की डेट में भी उसे पूरी तरीके से ये देखा जाता है कि हमारे वर्कर जो हैं उस डे को पूरी तरीके से मनाते हैं, एक रिलीजियस कंसेप्ट भी है उसमें। लेकिन अगर भगवान विश्वकर्मा की जिस तरीके से पूजा की जाती है, जी जिस तरीके से उनको महत्वता दी जाती है, तो सरकार द्वारा अब इस बात को जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया गया, सरकार द्वारा इस बात को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसका नाम भी उन्होंने उसके नाम पर रखा। तो जिस तरीके से भारत द्वारा अपनी चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, अपने कल्चर को प्रमोट करने की जा रही है, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों में आ रहा है। जी आम आदमी को लगता है कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। जी उन्होंने स्टार्टअप की बात की, ये विश्वकर्मा डे की बात की, इन सारी बातों से हमें साफ लगता है कि आने वाले दिनों में भारत का भविष्य जो है वो उज्जवल है। भारत का युवा जो है वो जिस तरीके से अपने आप में गर्व महसूस करता है, अपनी संस्कृति में, अपने आप में वो उसको एक कॉन्फिडेंस जो है वो जागा है, तो उससे एक बहुत सारी अचीवमेंट जो है जो हमने पिछले 70 साल में नहीं हासिल की, वो मेरे को लगता है आने वाले 10 साल में हम हासिल कर पाएंगे। जी। और अपनी भाषा और अपनी जो संस्कृति है उसकी अगर हम बात करें तो उसके साथ हम जितने कंफर्टेबल हो सकते हैं किसी और में नहीं। किसी आप और में देखिए, नहीं। आप रशिया में चले जाएं, वहाँ आपको कोई भी अंग्रेजी में पढ़ाई करता दिखाई नहीं देगा और रशिया किसी से कम या पीछे नहीं है। वहाँ पर अगर आप यहाँ से भी जो लोग जाते हैं वहाँ स्टडी आप के किसी भी लिए। कंट्री की बात करें जगमोहन जी, कि अगर वहाँ का जो वहाँ की आम लैंग्वेज है, जो आम आदमी की भाषा है, अगर उसी भाषा में अगर वो पढ़ाया जाएगा तो सारे लोग उस बात को समझेंगे। जी हालांकि बड़े सारे लोग इसमें कहते हैं कि इंग्लिश को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, जी हिंदी से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंग्लिश जो है वर्ल्ड की लैंग्वेज बन चुकी है। तो अगर आप इसमें, हमारे सामने एग्जांपल है रशिया की है, जी तो रशिया की कितनी एडवांस कंट्री है, रशिया तो सुपर पावर था। आप जर्मनी की बात करें, वहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाती जी। है, फ्रांस में फ्रेंच पढ़ाई जाती है, चाइना में चाइनीज़ पढ़ाई जाती है, वहाँ पर इंग्लिश नहीं, वहाँ पर इंग्लिश और का तो वहाँ नाम का कोई भी नेता जापान में जापानी पढ़ाई जाती और है। वहाँ का कोई भी नेता अगर अंग्रेजी ना बोल सके तो उनको मन में हीन भावना फील नहीं करते, और हालांकि वो फख्र महसूस करते हैं कि हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं। उनके लोगों को इंग्लिश आती तक नहीं। जी जब तक आप हिंदुस्तान में, आप पिछले 70 साल से आप इंग्लिश में सारा का सारा मीडियम आपने रखा हुआ है इसमें एजुकेशन का, तो उसका रीज़न यही है कि आम आदमी की भाषा वो नहीं है। जी इंग्लिश आज की डेट में भी 2% से ज़्यादा लोग, 4% से ज़्यादा लोग नहीं हिंदुस्तान में बोल सकते। जी। और तो जब ये तक आप उस बहुत लैंग्वेज में अच्छी। पढ़ाते रहेंगे तो आम आदमी को वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और जी मेरे ख्याल से जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है यही कि बात पे लोकल कहने जा रहा लैंग्वेज था को। कि जी जो हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, इसमें ये बड़ा प्रावधान रखा है कि शुरुआती जो प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो अपनी लोकल लैंग्वेज में लोकल होनी लैंग्वेज में चाहिए होनी चाहिए। ताकि विद्यार्थी या बच्चे उसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकें। तो कुल मिलाकर ज़्यादा समय तो हमारे पास नहीं है और बातचीत करने का, तो कुल मिलाकर आज का जो मन की बात का 80वां एपिसोड था वो हमें अपनी जड़ों की तरफ ले जाने वाला एपिसोड था, अपने भारतीय होने पर गर्व करने का कारण बताने का एपिसोड था। निशिकांत जी, अपने बिजी शेड्यूल से आपने अपना समय निकाला और इस विषय पर चर्चा की। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।